टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। एपीडब्ल्यूडी यानी अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसके द्वारा हाल ही में सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने एपीडब्ल्यूडी के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश किया हुआ नोटिस ओपन है। अगर आप इस नोटिस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब इस नोटिस के अंदर आप देख सकते हो आपको पहले ही टेबल में बता दिया गया है कि किन किन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हो पहली नेम ऑफ पोस्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी की जॉब पोस्ट रहेगी और उसके साथ साथ आपको पे स्केल भी बता दिया गया है। उसके बाद दूसरी जॉब पोस्ट है यहां पर असिस्टेंट इन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। तीसरी पोस्ट आप देख सकते हो प्लानिंग असिस्टेंट की है। चौथी पोस्ट यहां पर है जूनियर सिविल इंजीनियर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसके बाद पांचवी पोस्ट आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है ये। छठी पोस्ट आप देख सकते हो ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल इंजीनियर की है और सातवीं पोस्ट यहां पर ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है और लास्ट पोस्ट आप देख सकते हो सर्वेयर की है। तो कुल मिला के ये 8 डिफरेंट पोस्ट हैं जहां पर रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। अब यहां पर डिटेल ऑफ वैकेंसीज के तौर पर आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें डिफरेंट पोस्ट के ऊपर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है जहां पर रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर रखी है। तो आप देख सकते हो पहली पोस्ट है यहां पर आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, जिसमें कुल वैकेंसीज 1 है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट इन आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट, उसमें कुल 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद तीसरी पोस्ट आप देख सकते हो प्लानिंग असिस्टेंट की, उसमें 2 पोस्ट है कुल मिला के। और चौथी पोस्ट जो जूनियर सिविल इंजीनियर की है उसमें कुल मिला के यहां पर 85 वैकेंसीज हैं। तो इन 85 वैकेंसीज में आप देख सकते हो 34 अनरिजर्व्ड को है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए दे दी गई है और उसके बाद जो बची हुई वैकेंसीज हैं उनको रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है। ठीक है। उसके बाद पांचवी पोस्ट आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर की, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए थी, उसमें कुल 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उसके बाद छठी पोस्ट आप देख सकते हो ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की ये सिविल इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें कुल 11 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद 7वीं पोस्ट जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है और 8वीं पोस्ट आप देख सकते हो सर्वेयर की है जहां पर कुल मिला के 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो ये आपको नेम ऑफ पोस्ट और उनके अकॉर्डिंगली उनके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो वैकेंट है जहां पर रिक्रूटमेंट किए जाने हैं उनकी डिटेल्स शुरुआत में आपसे शेयर कर दी गई है। ठीक है। उसके बाद कुछ आपको नोट के तौर पर पॉइंट यहां बता रखे, मैं चाहूंगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप आराम से इन सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। देखिए नोट 2 के अंदर यहां पर आपको पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा, द नेचर ऑफ वैकेंसी इज टेम्पररी, यानी ये जो वैकेंसी का नेचर है, ये जो आपको सिलेक्शन किए जाएगी ये टेम्पररी बेस पर किए जाएंगे, लेकिन इसका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा और ये आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी ये आगे आपको कंटिन्यू करने के इसके अंदर मौके दिए जा सकते हैं आगे। ठीक है। चलिए उसके बाद और भी कुछ यहां पर पॉइंट आपको बता दिए गए हैं, मैं चाहूंगा इन सभी को आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट आपको यहां बता रखा है एलिजिबिलिटी कंडीशन का, यानी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये 3 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहली और बहुत अहम कंडीशन है वो है आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 2 और कंडीशन से, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब एज लिमिट के बारे में आपको बता दिया गया है कि अगर आप आर्किटेक्चरल असिस्टेंट या असिस्टेंट इन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम एज आपकी जो है 30 इयर्स यहां पर बता दी गई है। और इसके लिए जो कट ऑफ डेट होगी इस एप्लीकेशन की अप्लाई करने की आखिरी डेट जो होगी वो आखिरी डेट के दिन आपकी 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट क्या होगी आगे आपको बताऊंगा मैं, उसकी भी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। तो लास्ट डेट जो भी होगी उसके दिन आपकी 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर आप जो ग्रुप 3 की जॉब पोस्ट थी यानी ड्राफ्टमैन और सर्वेयर की, वहां पर आप देख सकते हो कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के दिन आपकी 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मेल के कैटेगरी के लिए है। वहीं पर अगर फीमेल के केस की बात करें तो 38 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपको एज के बारे में कुछ क्राइटेरिया थे जो यहां पे बता दिए गए। ठीक है। उसके बाद यहां पर नोट्स के तौर पर आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको आराम से आप पढ़ सकते हो। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जो भी इन जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंगली जरूरी है वो। ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, जहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और दूसरा है शुड बी रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप देख सकते हो दूसरी जो जॉब पोस्ट थी वहां पर असिस्टेंट इन आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट की, उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहां पर आपको और दिया गया है, यानी दूसरी कंडीशन यहां पर अगर फुलफिल नहीं होती है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वही जो
पहली पोस्ट थी उसमें ये लागू नहीं है, दोनों ही यहां पर आपको फुलफिल करने जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दूसरी पोस्ट के अंदर आप देख सकते हो दोनों ही क्वालिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों में से कोई एक अगर आप फुलफिल करते हो तो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तीसरी जो जॉब पोस्ट थी वो थी प्लानिंग असिस्टेंट की, जिसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप देख सकते हो या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री इन प्लानिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर अगर ये भी नहीं है तो थर्ड आपके पास ऑप्शन दे रखा है बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियर, यानी आपके पास बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहीं पर एक बी यहां पर आपको कैटेगरी दे रखी है, ये भी आप लोगों के लिए कंपलसरी है, और वो है एटलीस्ट 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन प्लानिंग और आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर, यानी अगर आप एक बी सिविल के तौर पर यहां पर या उसके बेसिस पर अप्लाई करते हो तो आपके पास 1 साल का सिविल इंजीनियरिंग वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक है, तो ये था असिस्टेंट प्लानिंग असिस्टेंट की जॉब पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर, जो कि बहुत ही अहम पोस्ट है। अब ये जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए आप देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और हैविंग पास्ड पार्ट ए एंड पार्ट बी एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, यानी आप देखिए अगर आपके पास मिनिमम एक डिप्लोमा की या बीई बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस की आपको यहां पर जरूरत नहीं है। तो ये था जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात है तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहां पर ड्राफ्टमैन फॉर सिविल इंजीनियर आप देख सकते हो ग्रेड 3 की जॉब पोस्ट थी, यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और हैविंग पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड, ये पहली जरूरत है आपके लिए। और दूसरी जरूरी चीज वो है 2 years सर्टिफाइड कोर्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 6 month इन ड्राफ्टमैनशिप सिविल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड। तो ये दोनों ही रिक्वायरमेंट आपकी यहां पर फुलफिल होनी चाहिए अगर आप ड्राफ्टमैन की जॉब पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो। और वहीं पर आप देख सकते हो आखिरी पोस्ट सर्वेयर की, वहां पर भी सेम कंडीशंस आप पे लागू होती है। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट और उनके ऊपर अप्लाई करने के लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको आगे कुछ और भी डिटेल बता दी गई है कि प्रोसेस, अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट वहां पर रेडी देना होता है, तो वो कैसे आप लोगे उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स यहां पर बता रखी है। मैं चाहूंगा इन सभी डिटेल्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको इसके आगे बता रखा है कि इसमें कोई फीस आपको देने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको 1 रुपए भी फीस चार्ज नहीं किया जाएगा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा इसमें रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उन मार्क्स के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक बार आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद आपको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बस यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका जो एग्जामिनेशन होगा उसके सेंटर के बारे में आपको बता रखा है यहां पर कि कौन कौन से सेंटर पर एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो तो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ओनली एट पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार का कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर, आपका वहां पर सेंटर होगा। और यहां पर आप देख सकते हो फेरारगुंज एरिया विथ 1 और मोर एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो ये 2 जगह पर 2 सिटीज में इनके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। सेंटर 1 या 2 मोर देन 1 सेंटर भी हो सकते हैं एक जगह पर, तो ये इनकी तरफ से यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसा रहेगा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी आपको यहां पर पूरी स्कीम बता दी गई है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर और पूरा पेपर इंग्लिश में ही होगा। अब इसमें जो आपका पेपर का स्कीम होगा पूरा वो आपको बता दिया गया है कि उस पेपर के अंदर 80 मार्क के सवाल ऐसे होंगे जो टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे, 10 मार्क के सवाल ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रिलेटेड होंगे और 10 मार्क के सवाल ऐसे होंगे जो जनरल अवेयरनेस को लेकर होंगे। तो कुल आपके 100 इसमें क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 2 घंटों का ये पेपर होगा। और यहां पर आपको मार्किंग स्कीम बता दी गई है कि हर एक करेक्ट ऑप्शन का आपको जो है 1 मार्क दिया जाएगा और वहीं पर हर रॉन्ग ऑप्शन का आपको 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका 0 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो ये आपका मार्किंग स्कीम आपको बता दिया गया है। डिटेल जो सिलेबस अगर आप जानना चाहते हो तो इसी एप्लीकेशन के एंड में आपको हर सब्जेक्ट के वाइज हर पोस्ट के हिसाब से जहां से भी जो इनका डिटेल सिलेबस होगा वो सारा बताया गया, आगे उसके मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसमें और भी कुछ डिटेल आपसे बता रखी है कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सेंटर या फिर डेट या उसका टाइम वगैरह आपको लेटर नोटिफाई किया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, आपको इनकी वेबसाइट के द्वारा या फिर आपके ईमेल एड्रेस के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो कि भाई आपका एग्जामिनेशन कब होगा, उसके डेट क्या होगी, टाइम क्या होगा और लोकेशन
एग्जामिनेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए अब नोट 2 में आपको बता दिया गया है द डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड इन द लोकल न्यूज़पेपर। ये कहां आपको बताया जाएगा, तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं कि इन इन जगहों पर ये बता दिया जाएगा। पहले बता दिया गया है लोकल न्यूज़पेपर, दैट इज द डेली टेलीग्राम। ये अंडमान निकोबार का लोकल न्यूज़पेपर है डेली टेलीग्राम, उसके अंदर ये अनाउंसमेंट देंगे, उसके अंदर ये नोटिफाई करेंगे। और दूसरा एक यहां पर प्लेटफॉर्म होगा उनकी खुद की वेबसाइट, जहां पर ये उसका अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई आपका एग्जामिनेशन कब होगा, कौन सी डेट को होगा, कौन से टाइम को होगा। ठीक है, और तीसरी एक और जगह ये अनाउंस करेंगे, वो होगा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। इनमें से जिस पे आप ज्यादा रेगुलरली अपडेट रह सकते हो रहिएगा, वहां पर आपको इसके बारे में फर्दर डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए उससे पहले आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट से। लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको इस पोजीशन पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकालना होगा और उसके बाद जब एडमिट कार्ड वो ऊपर से पब्लिश करेंगे तो एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड करके आपको सेंटर पे उस एडमिट कार्ड को ले जाना होगा, तभी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होने दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी होगा। आगे आपको बताऊंगा इन सभी वेबसाइट के ऊपर आपको लेकर चलूंगा कि आपको प्रोसेस कैसे करनी है। उसके बाद थर्ड नोट आपको बता रखी है कि आंसर कीज भी जो है इनकी बताई गई वेबसाइट के ऊपर ये लोग अपडेट कर देंगे। तो यहां पर भी आप एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आंसर की के लिए अपडेट लेने के लिए जा सकते हो, इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद अप्लाई कैसे करना है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जरा ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है, आपको इस पर जाना है। लेकिन देखिए अप्लाई करने के लिए आपको बता दिया गया है कि 17/8/2022 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, सबमिट करना सबमिशन। और इसकी आखिरी डेट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है 16/9/2022। यानी 16/9/2022 से पहले पहले आपको जॉब पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना होगा अगर आप इसमें एलिजिबल और इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स यहां पर बता रखे हैं, मैं चाहूंगा इन सभी पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आपको अप्लाई करना कैसे। तो ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब यहां पर आप देख सकते हो अप्लाई नाउ के ऑप्शन, डिफरेंट वैकेंसी की नोटिस यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। उसमें से हमारा जो नोटिस है जो कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल एपीडब्ल्यूडी, ये आपको इस पे क्लिक करना है। तो देखिए अप्लाई नाउ का यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज के अंदर आप देख सकते हो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के, कि किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करना है। ठीक है, तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को एक बार आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा, सारे स्टेप्स को इसी तरह से आपको फॉलो करना है। और जो डिटेल जैसी यहां पर आपको बताई गई है उसी तरह से आपको वहां पर डिटेल्स अपनी भरनी है और सबमिट करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ताकि आपके एरर के चांसेस कम हो जाए। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद ही जो है आप अपने एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड कीजिएगा। एक बार आपने इन पॉइंट्स को पढ़ लिया और समझ लिया, उसके बाद आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, पॉपअप होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे ब्राउजर में इसको ओपन कर रहे हो जहां पर पॉपअप को ब्लॉक कर रहा है, तो आपको उसको पहले अलाउ करना पड़ेगा पॉपअप को, वहीं से बाद में ये पेज ओपन होगा। ठीक है, चलिए तो यहां देख सकते हो आप अपने सामने जो है 5 डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल है। इन सभी को जो है आपको फिलअप करना है। जो भी आपकी डिटेल्स रहेगी बहुत ही करेक्टली और बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से आपको इन सभी डिटेल्स को यहां पर फिलअप करना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ठीक है, चलिए तो ये था इसके अंदर अप्लाई करने का और एप्लीकेशन को सबमिट करने का तरीका। इसके बाद आपको यहां पर कुछ और भी बातें बताई गई है, आपको फोटोग्राफ या अपनी सिग्नेचर वगैरह कैसे करनी है, कितनी साइज होनी चाहिए, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको यहां बता रखी है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसी के अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को अपलोड कीजिएगा। देखिए अब जब भी आप इस एप्लीकेशन को फिलअप कर रहे हो और बीच में अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आपकी सहायता के लिए यहां पर एक हेल्प डेस्क का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। यानी अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है फिलअप करने में या सबमिट करने में, तो आप इनके दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो और वहां से अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, चलिए तो एक बार आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, एग्जामिनेशन होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का बाद में एक फाइनल स्टेप होगा, प्रोसीजर होगा और वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो आपको वहां ले जाने पड़ेंगे इन पर्सन और उन सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने होंगे। एक बार आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको वहां पर फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बस यही आपका सिलेक्शन का तरीका रहेगा। उसके बाद यहां पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मैं चाहूंगा इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा आराम से। यहां
यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन बता रखा है, वही है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। अब यहाँ पर कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन है, क्लोजिंग डेट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 16/9/2022 इसकी क्लोजिंग डेट है, उससे पहले ही आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दीजिएगा। सिलेक्शन कैसे होगा वो आपको बताया गया है। उसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शन बता दिए गए हैं, इनको आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि इसके अंदर ये क्या आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिटेल सिलेबस की बात करो तो आप देख सकते हो डिफरेंट पोजीशन के मुताबिक यहां पर जो भी उनके डिटेल सिलेबस होंगे वो सारे आपको बता दिए गए हैं। अगर आप इनके मुताबिक तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए मददगार साबित होते हैं। आप इन्हीं के अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर जो सवाल पूछे जाएंगे वो इन्हीं सिलेबस से होंगे, ठीक है। तो ये था एपीडब्ल्यूडी की तरफ से सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आप अगर इसमें एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की और भी ढेर सारी अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।